हाल ही में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया मामले को पलटते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण करने का फैसला लिया है। इससे पहले ओबीसी वर्ग का जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो बीपीएससी मेंस में प्रश्न आया था। तो इस बार एससी एसटीज का क्लासिफिकेशन पर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, अब इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना हो जाती है। एससी एसटीज के क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में यहाँ पर इसके सभी डायमेंशन को कवर करेंगे, जिस तरीके से हम अपनी पिछली क्लासेज पढ़ते आए हैं, ताकि प्रश्न किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाए, आप उसे शानदार तरीके से लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सके। एससी एसटीज क्लासिफिकेशन क्यों चर्चा में है, जो हमारे इस टॉपिक की भूमिका होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, इस निर्णय के संबंध में उन फैसलों के प्रमुख बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। एससी एसटीज के उपवर्गीकरण हेतु राज्य सरकार ने जो प्रयास किए हैं, अलग अलग राज्यों के एग्जाम्पल लेकर हम इसको देखेंगे। इस निर्णय के पक्ष में कौन से तर्क हैं, इस निर्णय के विपक्ष में कौन से तर्क हैं, आगे की राह क्या होनी चाहिए, और फिर अंत में एक निष्कर्ष देखेंगे। तो इस टॉपिक के सभी डायमेंशन को हम कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। जीएस पेपर 1 के करंट अफेयर सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है, और ये जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन को भी कंसीडर करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण को आज हम पढ़ेंगे। ये सभी क्लासेस 70 बीपीएससी मेंस डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इस बैच की एक नॉमिनल फीस है केवल 499। 6306473800 हमारा नंबर है, इस पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं जो बच्चे 70 बीपीएससी मेंस या आगामी 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इस बैच से जुड़ सकते हैं कि नॉमिनल फीस में। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है, ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर पेमेंट करके अपने पेमेंट की स्क्रीनशॉट को इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आपको संकल्प बैच में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इन क्लासेज में आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे इन तीनों सेक्शन की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी। सिलेबस रिकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को यहाँ कवर कराया जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर ले ताकि आपको इन सभी क्लासेस का एक्सेस लगातार मिलता रहे, कोई भी क्लासेस आपकी छूटे ना। सबसे पहले हम इस टॉपिक की भूमिका को देखते हैं, क्यों ये चर्चा में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से पंजाब राज्य एवं बनाम दविंदर सिंह और अन्य वाद 2024 का जो मामला है, इस मामले में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के भीतर अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने हेतु इनका उपवर्गीकरण कर सकता है। यानी जो अभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे अनुसूचित जाति में 15% का आरक्षण, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% का जो आरक्षण है, इसके भीतर जो है अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति इस क्लासिफिकेशन के माध्यम से अब राज्यों को मिल जाती है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में कि ये जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ये संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत स्वीकार्य है। गौरतलब है कि यह निर्णय ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद जो 2004 में दिया गया था, उस निर्णय को पलट दिया गया है, जिसमें इस तरह के सब क्लासिफिकेशन पर रोक लगा दी गई थी। यानी ईवी चिनैया बनाम जो मामला था, इस मामले में एससी एसटीज का जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन हाल ही में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में इस ईवी चिनैया बनाम मामले को पलटते हुए एससी एसटीज क्लासिफिकेशन का निर्णय लिया गया है। ये तो इस टॉपिक का इंट्रो पार्ट हो गया, यानी इस टॉपिक की भूमिका हो गई। अब हम जानेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु कौन से थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में जब एससी एसटीज के सब क्लासिफिकेशन का निर्णय लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने किन बिंदुओं की चर्चा की इस फैसले के पक्ष में निर्णय देते समय। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह उपवर्गीकरण से ना तो इस सूची में किसी नए अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है, ना ही इससे किसी को बाहर किया जाता है। दूसरा बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का जो दायरा है वो निर्धारित होगा। यानी जो सब क्लासिफिकेशन है,
इस सब क्लासिफिकेशन का दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दायरा निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें बताया राज्य कुछ जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकता है। हालांकि राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि किसी जाति या समूह के पिछड़ेपन के कारण ही उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। दूसरा बिंदु यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा कि राज्य को राज्य की सेवाओं में कुछ जातियों के उचित प्रतिनिधित्व होने के बारे में डेटा एकत्र करना होगा। यानी राज्य जब सब क्लासिफिकेशन SC ST वर्ग का करेगा तो उसके लिए उसको एक डाटा एकत्रित करना होगा और पिछड़ेपन के कारण क्या है इसके बारे में जो है राज्य को बताना होगा, तभी वो सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। उपवर्गीकरण के संबंध में राज्यों द्वारा लिए गए निर्णयों में राजनैतिक लाभ के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा के ये अधीन होगा। यानी राज्य अगर SC ST का क्लासिफिकेशन करती है, अगर उसमें लगता है कि राज्य के द्वारा ये निर्णय केवल राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है, तो उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकेगी। इससे जो ये सब क्लासिफिकेशन का जो निर्णय है इसका दुरुपयोग नहीं हो पाए। राइट। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लेते समय अगला बिंदु जोड़ा, राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदाय की जो सूची तैयार की जाती है, राज्य उसमें मनमाने तरीके से हेर फेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। सरकार द्वारा क्रीमी लेयर सिद्धांत को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक विस्तारित करना चाहिए या नहीं, इस पर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में से 4 न्यायाधीशों ने अपनी अलग राय दी थी। हालांकि यह राज्य सरकार को क्रीमी लेयर अवधारणा को लागू करने के लिए दिशा निर्देश नहीं देती है, क्योंकि यह मुद्दा इस मामले में सीधे तौर पर नहीं उठाता। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? क्रीमी लेयर जो है वो OBC वर्ग का जब सब क्लासिफिकेशन हुआ था उस टाइम इसको एड ऑन किया गया था। जी रोहिणी आयोग बना था, उस आयोग की सिफारिश के आधार पर OBC वर्ग में क्रीमी लेयर सिद्धांत को जोड़ा गया था, जिसमें इंदिरा साहनी बनाम केस को भी आप देखते हैं। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, 2 तरीके का सब क्लासिफिकेशन है OBC वर्ग में। क्रीमी लेयर में वे लोग आते हैं, क्रीमी लेयर में वे लोग आते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है मजबूत होते हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक होती है। OBC वर्ग में जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हीं को OBC वर्ग का आरक्षण दिया जाता है। तो OBC वर्ग का एक क्लासिफिकेशन है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से मजबूत वर्ग को OBC वर्ग के इस क्लासिफिकेशन में रखा जाता है क्रीमी लेयर में, ताकि उन लोगों को जो है आरक्षण का लाभ मिल सके जो एक्चुअली में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। राइट। तो उनको नॉन क्रीमी लेयर में रखकर OBC वर्ग का आरक्षण दिया जाता है। तो सरकार द्वारा क्रीमी लेयर सिद्धांत को SC ST तक भी विस्तारित करना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई थी और 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में 4 न्यायाधीशों ने इस पर अपनी अलग राय दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो चर्चा हुई है, इस चर्चा से सरकार को क्रीमी लेयर अवधारणा लागू करने के लिए दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह मुद्दा इस मामले में सीधे तौर पर नहीं उठा था, बस सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा हुई थी। तो ये तो हो गए प्रमुख बिंदु जो SC ST के सब क्लासिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सब क्लासिफिकेशन किया गया है, इससे पहले राज्य सरकारों के द्वारा भी SC ST के सब क्लासिफिकेशन हेतु कुछ प्रयास किए गए थे अलग अलग राज्यों के द्वारा। तो उसमें हमने कुछ राज्यों के एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें हम बिहार सरकार के उदाहरण को भी यहाँ देखेंगे। लेकिन 1975 में पंजाब सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर 25% अनुसूचित जाति आरक्षण को श्रेणियों में विभाजित किया। एक हिस्सा विशेष रूप से वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए आरक्षित किया था। तो पंजाब सरकार ने 1975 में 25% अनुसूचित जाति आरक्षण की श्रेणी को जो है विभाजित किया था, और उस विभाजन के दौरान एक विशेष हिस्से को जो पंजाब राज्य की जो वाल्मीकि और मजहबी जो समुदाय है, जो काफी वंचित समुदाय है, उनके लिए आरक्षित किया था। तो पंजाब सरकार के द्वारा 1975 में इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद 2007 में देखते हैं बिहार सरकार ने भी इस तरीके का एक प्रयास किया था, जिसमें महादलित नामक एक समूह बनाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसका 2015 में विस्तार भी किया गया था। राज्य ने महादलितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी। महादलित मतलब जो दलितों में भी सबसे अधिक वंचित हैं, सबसे अधिक पिछड़े हैं। तो वैसे दलित जातियों में से सबसे अधिक वंचित जातियों का एक समूह बनाया गया, जिसका विस्तार भी 2015 में किया गया था, यानी इसमें अन्य जातियों को भी जोड़ा गया था। राज्य ने महादलितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी ताकि इन समूहों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए,
इनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सके। 2009 में तमिलनाडु सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए 18% आरक्षण के अंतर्गत अरुण थियार समुदाय के लिए रोजगार और शिक्षा में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया था। वहीं 2022-20 में हरियाणा सरकार ने भी अनुसूचित जाति नामक एक अनुसूचित जाति का एक नया समूह बनाया, जिसमें 36 अनुसूचित जातियों को शामिल किया जो अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक वंचित थी। तो इस तरीके से कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन किया गया, जो समूह अनुसूचित जाति जनजातियों में भी सबसे अधिक वंचित, सबसे अधिक पिछड़ा था, उनके कल्याण के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। इसके बाद हम अब जानेंगे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण के पक्ष में कौन से तर्क हैं। यानी राज्य सरकार के द्वारा ये जो सभी प्रयास किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में जो निर्णय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सब क्लासिफिकेशन पर लिया गया है, उसके पीछे के पक्ष में तर्क देखेंगे, यानी इसके महत्व को हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला तर्क तो यही दिया जा सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ये फैसला लिया गया है। उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 341 जो अनुसूचित जातियों की परिभाषा को डिफाइन करता है, का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के पास सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान करने और उसके अनुसार लक्षित आरक्षण प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार है। तो जो निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में SC/ST के सब क्लासिफिकेशन का, तो ये निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। सबसे पहले तो आप बता सकते हैं इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, तो पहला तर्क यही है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है, क्योंकि यह निर्णय अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायालय ने साफ स्पष्ट किया कि राज्यों के पास सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान करने और उसके अनुसार लक्षित आरक्षण प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार है। अब यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल को जरूर डिकोड करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 15(4) का आप जिक्र करेंगे। यह राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। यानी अनुच्छेद 15(4) राज्यों को यह अधिकार देता है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन पिछड़े वर्गों की पहचान करके उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। वही अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 16(4) में क्या कहा गया है कि अगर राज्य को लगता है कि कोई ऐसा वर्ग है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है सेवाओं में, तो वैसे वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 342(a) भी कहता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाए रखने का अधिकार देता है। तो ये कुछ अनुच्छेद देकर आप जो है अपनी इस बात को साबित करेंगे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप का तर्क देते हुए। दूसरा जो इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है वो मौलिक समानता के संबंध में दिया जाता है। ये जो निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST के सब क्लासिफिकेशन का, तो ये मौलिक समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। उपवर्गीकरण सहित इस तरह की किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिक समानता प्रदान करना है। अगला तर्क आप दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके संबंध में, इसके पक्ष में जो तर्क होगा वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्वाधिक वंचित समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन अगर होता है तो, और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व का कोई भी रूप प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, न कि केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व, यानी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए बल्कि प्रभावी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसको जरूरत है उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बिहार के संदर्भ में, आप इस एग्जाम्पल को जरूर कोट करेंगे कि उदाहरण के लिए हाल ही में बिहार में संपन्न जातिगत जनगणना के अनुसार प्रत्येक 10,000 व्यक्तियों में से 124 धोबियों के पास अच्छी डिग्री, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय था, जबकि दुसाध समुदाय जो है उसके लिए यह संख्या केवल 45 थी और सबसे वंचित मुसहर समुदाय के लिए यह संख्या सिर्फ 1 थी। अब अगर यहाँ पर आरक्षण केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के आधार पर दिया जाता है, केवल हम इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं और आरक्षण की व्यवस्था करते हैं जैसे अभी तक है, तो उसमें क्या होता है, जो पिछड़ी जातियों में भी जो अधिक अब संपन्न हो गई हैं आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिल जाता है, और जो जातियां
पिछड़ी हुई हैं, वंचित हैं, इनसे भी ज़्यादा वो और अधिक वंचित हो जाती हैं, वो इस तरीके का आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि राज्य इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन करे और इन जातियों में भी, इन वर्गों में भी जो सबसे अधिक पिछड़ी हैं, जो सबसे अधिक वंचित हैं, अनुसूचित जातियों के वर्ग में या अनुसूचित जनजातियों के वर्ग में, उनके लिए जो है विशेष प्रावधान करे। उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे एससी कैटेगरी में जो 15% आरक्षण है, जो एसटी कैटेगरी में 7.5% का आरक्षण है, तो इसको भी सब क्लासिफिकेशन करके इन विशेष समुदायों के लिए आरक्षण के भीतर जो है आरक्षण की व्यवस्था करें, ताकि इनका जो है सामाजिक आर्थिक रूप से उत्थान हो, इनका विकास हो। तो राज्यों को ये दायित्व है कि वो इस तरीके के वंचित समुदायों का सब क्लासिफिकेशन करके पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है सुनिश्चित करें। राज्य सबसे अधिक वंचित उप समूहों को लक्षित लाभ प्रदान कर सकते हैं। इससे सकारात्मक उपायों को अधिक न्याय संगत तरीके से लागू किया जा सकेगा। गवर्नेंस के स्तर पर भी इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि उप वर्गीकरण से प्रभावी न्याय संगत शासन सुनिश्चित हो सकेगा। अगला इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है, यह राज्य के लिए उप वर्गीकरण नीतियों को लागू करने का रास्ता खोलता है, जिससे भविष्य में अधिक प्रभावी और न्याय संगत आरक्षण रणनीतियों को बढ़ावा मिल सकेगा। सतत विकास की अवधारणा को भी इससे बल मिलेगा। सबका साथ सबका विकास की जो नीति है, जो पहल है, वो इसके अनुरूप है, यानी सभी को जो है साथ में लेकर चला जाए, सभी का विकास हो। तो इस तरीके से आप इसके पक्ष में तर्क लिख सकते हैं। अब हम इसके विपक्ष में भी तर्क देखेंगे, यानी जो ये निर्णय लिया गया है एससी एसटीज के सब क्लासिफिकेशन का, इसके पीछे कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। तो उन चुनौतियों की अब हम पड़ताल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप बता सकते हैं कि इस तरीके का जब क्लासिफिकेशन होगा तो एकता और एकजुटता पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे अनुसूचित जाति समुदाय में विभाजन हो सकता है, जिससे उनकी सामूहिक आवाज और सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो सकती है। दूसरी जो इसमें चिंता जाहिर की जाती है इस निर्णय के संबंध में, दुरुपयोग की संभावना इसमें निकल कर आती है कि राज्यों में सत्ताधारी दलों द्वारा वोट बैंक को बढ़ाने के लिए संभावित राजनीतिक फेरबदल की आशंका रहेगी। राज्य इसे राजनीतिक लाभ के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में जो राजनीति होती है, खासकर उत्तर भारत की जो राजनीति है, वो बेसिकली जाति आधारित राजनीति है, और बिहार में तो इसकी जो सार्थकता है वो और भी ज्यादा हो जाती है। बिहार में कहा भी जाता है बिहार की राजनीति जो है वो जाति आधारित है, इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा भी जातिगत जनगणना जब कराई गई थी तो यही एलिगेशन लगाया जाता है कि इस जातिगत जनगणना का जो है राजनीतिकरण होने की बहुत अधिक संभावना है। तो इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन का भी राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल किए जाने की जो है संभावना है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। राज्यों में सत्ताधारी दलों द्वारा वोट बैंक को बढ़ाने के लिए संभावित राजनीतिक फेरबदल की आशंका रहेगी। राज्य इसे राजनीतिक लाभ के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। डेटा संबंधी कुछ यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कई जातीय समूह के विश्वसनीय और व्यापक स्तर पर जाति आधारित जनगणना डेटा का अभाव है। आप इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 को यह कहते हुए सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया है कि संपूर्ण डेटा सेट त्रुटिपूर्ण और जनगणना अविश्वसनीय है। राइट। आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति है, यानी जो आरक्षण की व्यवस्था लाई गई थी संविधान विशेषज्ञों के द्वारा, वो ऐतिहासिक अन्याय के लिए जो है क्षतिपूर्ति के तौर पर लाई गई थी, न कि आर्थिक कल्याण के लिए। फिर भी अगर आर्थिक कल्याण से ही अगर हम इस आरक्षण को जोड़ देते हैं तो विद्वानों का मत है कि आर्थिक गतिशीलता से जातिगत भेदभाव जो समाज में मौजूद है, जो जातिगत भेदभाव का जो कलंक है इन पिछड़े वर्गों में, वो शायद जो है न मिट पाए। उदाहरण के लिए ऑक्सफैम की इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 कहती है कि ऋण तक पहुंच में जाति आधारित भेदभाव को अभी भी देखा जाता है। ये रिपोर्ट ऋण तक पहुंच में जाति आधारित भेदभाव को उजागर करती है। इस तरीके के एग्जाम्पल आप लोग जरूर अपने इन तर्कों के सपोर्ट में लिखेंगे, तभी एग्जामिनर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अवार्ड करेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल जरूर अपना जो तर्क है उसके पीछे एग्जाम्पल देकर जो है उसको सपोर्ट करूँ। राइट। और यही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की निशानी भी होती है कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात के पीछे क्या तर्क है, क्या एग्जाम्पल है, क्या उदाहरण है। तो हमने यहाँ पर आरक्षण के संबंध में भी बता दिया कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो व्यवस्था बेसिकली जो इतिहास में हजारों साल से अनुसूचित जाति, जनजाति या जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय को दूर करने के लिए था, ना कि उनके आर्थिक कल्याण के लिए। अगर उनके आर्थिक कल्याण को सही ठहरा भी दिया जाए तब भी देखा जाता है कि आर्थिक गतिशीलता यानी ये समुदाय आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाते हैं, तब भी जो समाज का जो जातिगत भेदभाव है वो दूर नहीं हो पा रहा है। तो जातिगत भेदभाव का जो कलंक है शायद इससे ना मिट पाए। ऑक्सफैम इंडिया
डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 भी यह कहती है कि ऋण तक पहुंच में जाति आधारित भेदभाव देखने को मिलता है। प्रशासनिक बोझ भी एक समस्या है। इस निर्णय के संबंध में उप श्रेणियों को बनाने, प्रतिबंधित करने और अद्यतन करने की प्रक्रिया से सरकारी एजेंसियों पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा। उपवर्गीकरण के लिए जो पहचान और मानदंड है, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक चुनौती है इस निर्णय के संबंध में। पिछड़ेपन को मापने के लिए विशिष्ट मापदंडों, उपयुक्त मानदंडों और सीमाओं को निर्धारित करना, जैसा कि शैक्षिक प्राप्ति, आय का स्तर, सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच आदि एक जटिल कार्य है। यानी इन मानदंडों को निर्धारित करना एक जटिल कार्य है। और उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं जो 1976 और 2005 में देखे जाते हैं। इन निर्णयों में इस बात पर जोर दिया गया था कि अनुसूचित जातियों को जाति नहीं है, अनुसूचित जाति जो है वो कोई जाति नहीं है, बल्कि एक ये वर्ग है और उनकी सुरक्षा अस्पृश्यता के समाधान पर आधारित है, न कि अन्य कारकों पर। राइट, यानी ये जो आरक्षण का प्रावधान है ये सामाजिक भेदभाव पर आधारित है, अन्य किसी कारक पर नहीं। जो इन जातियों के साथ सामाजिक भेदभाव होता है, खासकर अस्पृश्यता देखने को मिलती है, छुआछूत जैसी जो अवधारणा है समाज में इन वर्गों को लेकर, उसको दूर करने के लिए जो है ये आरक्षण की व्यवस्था लाई गई थी, ताकि सामाजिक शैक्षिक रूप से मजबूत हो और इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है इनके साथ वो ना हो। तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं उपवर्गीकरण के पहचान मानदंड के संबंध में। अब हम आगे की राह देखेंगे। ये जो निर्णय लिए गए हैं, इन निर्णयों की सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हो, इस संबंध में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को दूर करने के लिए। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर नीति निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक विद्वानों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक रूप से वार्ता करें। और इस संबंध में सरकार जी रोहिणी आयोग, जो ओबीसी वर्ग के लिए जो है सब क्लासिफिकेशन के लिए जो गठित किया गया था, इस तरीके से जो है इसी की तर्ज पर एक आयोग का गठन कर सकती है। जैसे ओबीसी का जब सब क्लासिफिकेशन किया गया था तो जी रोहिणी आयोग बना था, इसी तर्ज पर एक आयोग बन सकता है। और उस आयोग का उद्देश्य क्या होगा? समग्र रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की एकता, सामूहिक प्रगति को संरक्षित करते हुए इस समुदाय के भीतर असमानताओं को दूर करना हो सकता है। अगला जो उपाय हो सकता है वो ये हो सकता है कि कानूनी तौर पर जो है एक विकल्प तलाशने की जरूरत है इस तरीके के सब क्लासिफिकेशन को करने के लिए, ताकि इसे और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके लिए न्यायमूर्ति उषा मेहरा समिति रिपोर्ट 2008 में एक सिफारिश की गई थी कि संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 341(3) को शामिल करने की जरूरत है, जिससे राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति की पुष्टि के अधीन अनुसूचित जाति श्रेणी के पुनर्वर्गीकरण को अधिनियमित करने का अधिकार मिल सके। यानी जो सब क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है SC/ST के लिए, तो इसको और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इस तरीके का विकल्प भी सरकार को तलाशना चाहिए और इसके संबंध में न्यायमूर्ति उषा मेहरा समिति रिपोर्ट 2008 को आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो उपाय किया जाना चाहिए वो आरक्षण के अलावा भी अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़े व्यक्तियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार जैसी सकारात्मक कार्रवाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी आरक्षण के अलावा जो है उनको शिक्षित करना, उनको सभी तरीके की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त कराना, इन क्षेत्रों में भी सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा जो है जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सामाजिक जो भेदभाव होता है, इस संबंध में जो है लगातार सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए। और जो जातिगत राजनीति होती है, इस तरीके की जातिगत राजनीति से भी सरकार को और समाज को जो है बचना चाहिए और इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इसको जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें जो है इस तरीके का सिलेबस डाला जाना चाहिए, ताकि जो सामाजिक भेदभाव जो समाज के व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है वो दूर हो सके। अब हम इसके निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक प्रगतिशील और एक व्यवहारिक कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है तो अब इसके हम अंगेस्ट में नहीं जाएंगे। जो चुनौतियां, जो बाधाएं, जो विपक्ष में तर्क दिए जा सकते थे, उन तर्कों को हमने दे दिया है। अब निष्कर्ष जो है एक सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि कुल मिलाकर उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक प्रगतिशील और व्यवहारिक कदम है।
इसे एक लोकतांत्रिक और भागीदारी पूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जो संख्यात्मक प्रतिनिधित्व की जगह प्रभावी प्रतिनिधित्व पर जोर देता है। तो ये आप एक सकारात्मक निष्कर्ष इस टॉपिक में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक के सभी डायमेंशन को एक एक करके कवर किया है। अब प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार, चाहे लॉन्ग प्रश्न पूछा जाए या शॉर्ट प्रश्न पूछा जाए, आप उसे शानदार तरीके से एक क्वालिटी कंटेंट के साथ लिखने में सक्षम होंगे, जिससे एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अवार्ड करेगा। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए। संकल्प बैच से आप जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और अधिक शानदार करने के लिए। एक छोटी सी नॉमिनल फीस है केवल इसकी 499। 6306473800 हमारा नंबर है। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर पेमेंट करके पेमेंट के स्क्रीनशॉट को इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, तो आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां इन क्लासेस की पीडीएफ और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ।